नमस्कार बच्चों, हमने 2 लेसन कंप्लीट किए। आज हम करते हैं तीसरा लेसन अनुवांशिकी। तो आओ बच्चों पढ़ें इसके बारे में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता, हेरिडिटी व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन ने 1905 में किया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई। जीन से क्या बना? जेनेटिक्स। सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। इन अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतत पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे एक ही जाति के कोई भी पादप है, चाहे सजीव है, जीव है, जैसे मनुष्य है, तो उसमें क्या होते हैं? कुछ विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्य सभी एक जाति है, लेकिन उसमें भी क्या है? विभिन्नताएं। और अब आ जाए बात जानवरों में। अब गाय है, गायें सभी एक ही जाति है, लेकिन उसमें भी क्या है? विभिन्नताएं। तो वो विभिन्नताएं किस कारण आती है, उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। मेंडलवाद क्या था? मेंडलवाद ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में इनका जन्म हुआ और 1884 में इनका निधन हो गया। को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेज़ेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। सन 1842 में दर्शनशास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में ऑस्ट्रिया के बर्न शहर के चर्च में पादरी बने। चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर, कौन से मटर? उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक संचरण प्रयोग किए। 7 वर्ष तक कब से कब तक प्रयोग किए? तो ध्यान रखना, 1856 से लेकर 1863 तक 7 वर्षों तक इसने प्रयोग किया। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में बोर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संचरण पर प्रयोग नामक शीर्षक में प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। 6 जनवरी 1884 में मेंडल की मृत्यु। अब है सफलता के कारण। क्या क्या था किसके कारण? मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। सबसे पहली बात ये कि एक ही समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने संचरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी स्टैटिक्स, यानी कि उसके आंकड़े लिखे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक ही किया। कोई अन्य पादप नहीं लिया, केवल क्या लिया? मटर लिया। इसका भी सावधानी से इसका क्या किया? चयन किया। मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, इसके बारे में पढ़े। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर पादप का ही चयन क्यों किया? क्योंकि 1 वर्षीय पादप होने के कारण यह कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। केवल 1 वर्षीय है ये, तो कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध प्रक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विपुसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से भी किया जा सकता है, कि कृत्रिम पर परागण भी किया जा सकता है और स्वपरागण भी। मटर के पौधों में विभिन्न विपरासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊंचाई के आधार पर देखें, इसमें 7 जोड़ी विपरासी लक्षण थे इसके। कौन कौन से? ऊंचाई के आधार पर लंबा और बौना, पुष्प की स्थिति के आधार पर कक्षीय और अग्रस्त। अब दूसरा आता है परिपक्व फली के आधार पर फली हुई या संकीर्णित।
अपरिपक्व फली के आधार पर जो रंग है, इसके आधार पर रंग कैसा होना चाहिए फली का? हरा और पीला। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। बीज क्या करती? गोलाकार और झुर्रीदार। और बीज का रंग पीला और हरा। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जो बीज का रंग है, प्रभावी रंग कौन सा है? पीला। बीज का प्रभावी रंग कौन सा है? पीला। और अपरिपक्व फली जो है, इसका जो प्रभावी रंग है वो कौन सा है? हरा। और इसका अप्रभावी रंग पीला है और बीज का अप्रभावी रंग हरा है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यह आपके चित्र में भी दिखाए गए हैं। मेडल द्वारा प्रयोग में लिए गए 7 विप्यासी लक्षण युग्म दिए गए। मेडलवाद की पुनर्खोज। मेडलवाद जो है, इसकी पुनर्खोज। मेडलवाद द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज और जर्मन के कोरेंस एवं ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन श्रमैग ने पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेडल के नियमों की पुनः खोज। आनुवंशिकी शब्दावली। मेडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों का समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1 आता है जीन। जीन क्या था? जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं। मेडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। किसने जीन नाम दिया? जॉनसन ने। मेडल द्वारा जो उपयोग लिए गए कारक, उसका शब्द को जॉनसन ने किसका नाम क्या नाम दिया? जीन। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विप्रासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन को 2 युग्म विकल्पी कैपिटल टी व स्मॉल टी। तो ये क्या है? युग्म विकल्पी। समयुग्मजी क्या होते हैं? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो समयुग्मजी कहते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी। विषम युग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो विषम युग्मजी कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी। लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या था? जिसे हम फेनोटाइप कहेंगे। किसी सजीव के बाह्य प्रतीत लक्षणों को हम क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप कहेंगे। लक्षण प्रारूप बाह्य, जैसे लंबा पौधा समयुग्मजी भी हो सकता है और विषमयुग्मजी भी हो सकता है। जीन प्रारूप। जीनोटाइप क्या आता है? किसी सजीव की आनुवंशिकी संरचना यानी कि आंतरिक संरचना को जीन प्रारूप कहेंगे। जैसे शुद्ध आ गया तो समयुग्मजी कैपिटल और अशुद्ध आ गया तो अशुद्ध में क्या है? विषमयुग्मजी लंबा। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। यहाँ पे हम इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। प्रभावी लक्षण कहता है वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहता है। अप्रभावी वह लक्षण जो अपन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहता है। एक संकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकरण कहते हैं। द्विसंकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकरण कहलाते हैं। त्रिसंकरण क्या होता है? इस पीढ़ी में 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, त्रिसंकरण कहलाता है। बहुसंकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, बहुसंकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण क्या होता है? परीक्षण टेस्ट क्रॉस। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। जैसे अप्रभावी कौन सा? स्मॉल टी के साथ किया जाता है तो वो परीक्षण संकरण कहलाता है, क्रॉस। अब संकर पूर्वज, यह जिसे हम पश्च संकरण भी कह सकते हैं, पश्च बैक। वह संकरण पूर्वज जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, संकरण पूर्वज का। व्युत्क्रम वह संकरण जिसमें A पादप कैपिटल टी को नर और B पादप स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरे संकरण में A पादप कैपिटल टी को मादा और B स्मॉल टी को पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। जनक पीढ़ी क्या होती है? जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी जिनको के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। एक संकरण अनुपात एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मेडल के वशांगति के नियम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।